नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। पंजाब की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में अगले 5 साल सत्ता की बागडोर किसके हाथ होगी, ये मतदाताओं ने तय कर दिया है। पिटारा 10 मार्च को खुलेगा। पंजाब चुनाव पर सभी की नजरें इसलिए भी थी क्योंकि 5 राज्यों में यह अकेला प्रदेश है जहां कांग्रेस की सरकार है। नतीजे क्या होंगे ये तो मतगणना के बाद ही सामने आएगा, लेकिन पंजाब ही नहीं बल्कि 5 राज्यों के चुनाव प्रचार ने यह जता दिया है कि सत्ता के लिए हमारे राजनेता बयानों की बाढ़ ऐसी लाते हैं कि विवाद खड़ा होते ही रहे। इन चुनावों में भी यह सब देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव अहम रहा है। ये चरण यादव परिवार के भाग्य का फैसला करेगा। यूपी में 3 चरणों में अब तक 172 सीटों पर मतदान हो चुका है। चुनावी दंगल में बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश में चरण दर चरण सियासी मोड़ लिए जा रहे हैं, सियासत के नए नए बयान सामने आ रहे हैं, नई राजनीति सामने आ रही है और किस तरह से दावे और वादों की पोल खुल रही है। तो शुरू करते हैं चुनावी दंगल का सफर। चुनावी दंगल में सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। राजनीतिक दांवपेचों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब का चुनाव सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। पंजाब के चुनाव में धर्म और डेरे की राजनीति के साथ यूपी और बिहार भी सुर्खियों में रहा। यह चुनाव सियासी प्रयोगशाला के लिए भी अहम है। जैसे अमरिंदर सिंह के हटने से कांग्रेस को नुकसान होगा या पार्टी फिर से सत्ता में लौटेगी? क्या शिरोमणि अकाली दल फिर से अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को पालेगा या फिर भगवंत मान के सीएम का चेहरा बनाने से आम आदमी को फायदा होगा या फिर चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में ला पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल है जिनका जवाब अब ईवीएम में कैद है। जवाब 10 मार्च को ही मिलेगा। पंजाब की 117 सीटों पर मतदान, 1931 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। सत्ता कांग्रेस या अकाली दल के हाथ लगेगी या मतदाताओं ने बदलाव के लिए किया मतदान? पंजाब विधानसभा चुनाव इस बार 2017 के मुकाबले कुछ अलग रहा। अब ये तो 10 मार्च बताएगा इस बार के चुनाव में कुछ अलग होगा या एक बार फिर कांग्रेस 2017 को दोहराएगी। इस बार हुए चुनाव की बात करें तो 5 प्यारों और 5 नदियों वाले पंजाब में 5 दशक में पहली बार पंचकोणीय मुकाबला देखने को मिला। मतदान के दिन और मतदान से पहले यहाँ की आबोहवा में अजीब सी खामोशी देखी गई। तमाम दलों के जीत के दावों के बीच मुद्दों पर जोड़ तोड़ की राजनीति हावी रही। अब ये तो 10 मार्च बताएगा कि क्या 5 दशक की तरह इस बार सत्ता कांग्रेस या अकाली दल के हाथ लगेगी या मतदाताओं ने कुछ बदलाव के लिए अपना मतदान किया। सब कुछ देना पैंदा है। पेंशन भी मैं पेंशन मिलती है पर मैं पेंशन अपनी घर पर करना चाहती हूँ। मेरे से जा नहीं होता है, कोई लेने जाने का नहीं है। अपने अपने काम करने पैंदे हैं कि नहीं? कोई नहीं है रेडी आए 200 ते घट नहीं मंगते, मैं रेडी करना जावा आप। मैम देखो, पंजाब को ऐसी पार्टी या ऐसे लोग चाहिए जो पंजाब को ऊपर लेके जाएं। जो पिछले काफ़ी समय से हुआ है वो सिर्फ ऐसी राजनीति चल रही है कि मिल बांट के जो चल रहा है। अभी भी जैसे कई मैंने देखा है कि कई लोगों ने मतलब सरेंडर ही किया हुआ है, कई कैंडिडेट्स ने। यही सही होगा भी जो नशा खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, बच्चे जो बाहर यूथ बाहर जा रहा है, यही रहना चाहिए। कर बदलाव लाना चाहिए। बदलाव हर वक्त आता है, चाहे ट्रेडिशनल पार्टी हो कोई भी हो, बदलती है तो बदलाव आता है। उसको कौन सबसे बढ़िया तरीके के साथ ला सकता है, उसके ऊपर सोच के वोट करनी चाहिए। हमने सोचा कि देश की तरक्की हो, अपने शहर की तरक्की हो, स्टेट की तरक्की हो, ये सोच के वोट डाला। पंजाब में ये मुकाबला भले पंचकोणीय रहा, लेकिन सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी ही प्रमुख किरदार रहा। गांवों में आपका जोर दिखा तो शहरों में कहीं कोई बाजी मारता दिख रहा है।
अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने और नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी की लड़ाई से क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस का हाथ कमजोर हुआ, या फिर यूपी वाले भैया का मुद्दा उछालने के बाद क्या भाजपा पहले से ज्यादा जगह बना पाई, और क्या आप शुरुआती हवा को आखिरी तक बनाए रख सकी? 10 मार्च को आने वाले परिणाम से पता चल जाएगा। पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं था। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के भैया वाला मुद्दा उछाला। भाजपा के सहयोगी अमरिंदर सिंह खुद पटियाला में अपनी सीट पर फंसे हैं। आपको रोकने के लिए कांग्रेस अकाली दल में कुछ सीटों पर हाथ मिलाने की खबरें भी सामने आई। इन सब के बावजूद पंजाब में इस बार बदलाव की हवा महसूस होती देखी गई। मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत मतदान पेटी में बंद कर चुके हैं। अब 10 मार्च को पेटी खुलने के बाद सभी की किस्मत का पिटारा खुलेगा। चुनावी दंगल में अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव यादव परिवार की राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए अहम है। यही कारण है कि मतदान से पहले सार्वजनिक तौर पर यादव परिवार एकजुट नजर आया। लंबे समय बाद ये एकजुट नजर आया तो भाजपा के लिए सपा के किले को भेदने की चुनौती भी थी। कौन अपने कुनबे को बचाने में कामयाब रहा और कौन किस किले को भेदने में कामयाब रहा, ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। यूपी में 3 चरणों का हुआ मतदान। 172 सीटों के लिए वोटिंग संपन्न। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद लगभग 172 सीटों पर मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर चुके हैं। इन 3 चरणों में यूपी में कई दिग्गजों की किस्मत वोटिंग मशीन में कैद हो गई है। तीसरे चरण के बाद जहां तमाम दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करने लगे हैं, वहीं भाजपा जहां इन सीटों पर 2017 की लहर बता रही है, तो अखिलेश चौथे चरण के बाद सपा सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। ये वोट खुशहाली के लिए, ये वोट किसान की तरक्की के लिए, ये वोट नौजवान को नौकरी और रोजगार मिले, ये वोट जो आज डाला है वो उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए वोट डाला है। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। यूपी में हुए 3 चरणों की अगर हम बात करें तो 10 फरवरी को 58 सीटों के लिए मतदान हुआ, तो 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। रविवार को तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। यूपी में तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण है। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं, तो एसपी सिंह बघेल और सतीश मुहाना जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की भी साख दांव पर लगी है। तो आज भी नेताजी का आशीर्वाद लिया है। 6वीं बार भी जनता हमें बहुत बड़े वोटों से जिताएगी, भारी मतों से जिताएगी। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारी होनी चाहिए। अखिलेश को पूरा मेरा आशीर्वाद। वो 2022 में जो गठबंधन बनाया है तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अरे करहल में कोई चुनाव नहीं यार, क्या आप लोग खुद बवंडर बना रहे हैं। करहल में कोई चुनाव नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से अखिलेश जीतने जा रहे हैं और एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होने जा रही है, लिख लीजिए। तीसरे चरण में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला मैनपुरी की करहल सीट पर हो रहा है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने इस सीट पर अखिलेश यादव को समर्थन किया, जबकि बसपा ने कुलदीप नारायण को उतारा। इटावा के जसवंत नगर से शिवपाल यादव मैदान में रहे। ये सीट शिवपाल यादव का गढ़ माना जाता है। पिछले 5 बार से इस सीट शिवपाल यादव विधायक की है। इसके अलावा तीसरे चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद फर्रुखाबाद सदर सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इधर तीसरे चरण के बाद यूपी में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है।
चौथे चरण के चुनाव प्रचार में आतंक का शोर खूब सुनाई दे रहा है। याद करिए, कल अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को सजा दी। उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। और जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ कर के डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। निश्चित तौर पर अगर आप कुल मिलाकर देखें, अपराधी, गुंडे, दंगई और अब आतंकी, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या है ये कनेक्शन? आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का। क्या है ये कनेक्शन? आतंकवाद पर चुप्पी साधने का। क्या है ये कनेक्शन? मौन साधने का और झूठे आरोप दूसरों पर लगाने का। भाजपा जहां अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट में सपा नेताओं के तार जुड़े होने का दावा कर रही है, अखिलेश पर हमलावर है, वहीं अखिलेश किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाजपा का आतंक का शोर अखिलेश पर कितना भारी पड़ता है, या फिर अखिलेश किसानों का साथ लेकर भाजपा पर कितना भारी पड़ते हैं। पत्रकार टीवी, जयपुर। उत्तर प्रदेश में चल रहे मौजूदा विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर सभी राजनीतिक दलों का फोकस है, लेकिन भरोसा नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि तीनों चरणों में उम्मीद से कम टिकट महिलाओं उम्मीदवारों को दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। आधी आबादी को नहीं, पूरी हिस्सेदारी, लुभावने वादों के भरोसे वोट लेने की कोशिश। टिकट बंटवारे में अभी भी नहीं मिला पूरा हक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर खूब बड़े बड़े वादे हुए। उनकी सत्ता में उम्मीदवारी को लेकर भी बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन जब हमने तीसरे चरण के उम्मीदवारों पर नजर डाली तो ये बिल्कुल उलट था। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हुआ। 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें महिलाओं की संख्या महज 74 यानी 12% थी। बाकी 549 पुरुष प्रत्याशी थे। किसी भी पार्टी ने महिलाओं को 50% भागीदारी देना तो छोड़िए, सही से 30% भी नहीं दिया। टिकट बंटवारे में पुरुष ही हावी थे। सबसे ज्यादा खराब स्थिति समाजवादी पार्टी में है। टिकट देने में सपा सबसे पीछे रही। पहले चरण में महिला उम्मीदवार कांग्रेस 28%, भाजपा 12%, बसपा 7%, सपा 7%। दूसरे चरण में महिला उम्मीदवार कांग्रेस 37%, भाजपा 9%, बसपा 7%, सपा 6%, आरएलडी 0। पहले और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में महिला प्रत्याशियों की संख्या कुछ बेहतर हुई। पहले और दूसरे फेज में जहां 12% महिला प्रत्याशी मैदान में थी, वहीं तीसरे फेज में ये 15% हो गयी। इस चरण में कुल 627 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 96 यानी 15% महिला प्रत्याशी हैं। तीसरे चरण में महिला उम्मीदवार कांग्रेस 45%, भाजपा 16%, बसपा 12%, सपा 12%। तो आपने देखा इन झूठे नेताओं की हकीकत। ये सब देखने के बाद आखिर सवाल यही कि आखिर कब आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलेगा, या फिर हर बार इनके वोट लेने के लिए केवल झूठे वादे किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का रण जारी है। चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है। इसी बीच पत्रिका टीवी की टीम पहुंची करहल के जैन इंटर कॉलेज, जहां मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की और बाद में यहां बच्चों को पढ़ाया। मुलायम सिंह ने यहीं से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की।
यहाँ पहुंचे हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र ने बात की कॉलेज के प्रिंसिपल युद्धवीर सिंह नारायण से। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट है, वो भी क्यों ना यहाँ से अखिलेश यादव जो मैदान पे है। ये हम आज खड़े हैं करहल के जैन इंटर कॉलेज में। जैन इंटर कॉलेज वो है जहाँ से मुलायम सिंह जी पढ़े भी हैं और पढ़ाए भी हैं। आइए अब हम जानते हैं कुछ नेताजी के किस्से, कुछ कहानियां। हमारे साथ हैं प्रधानाचार्य यदुवीर नारायण सिंह, जैन इंटर कॉलेज। दुबे जी, आपका पत्रिका टीवी में स्वागत है। थैंक यू सर। अब हम उन किस्सों को जानना चाहते हैं जो यहाँ के मशहूर किस्से हैं नेताजी को लेकर। ये विद्यालय 1945 में स्थापित हुआ था, लेकिन सौभाग्यशाली बना है 1955 में। तब उसको सौभाग्यशाली की संज्ञा नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे नेताजी जैसी शख्सियत राजनीति में अपना मुकाम हासिल करते गए, विद्यालय सौभाग्य की शिखर को छूता चला गया। 1955 में नेताजी इस विद्यालय में कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया उन्होंने, और 1959 तक इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे। 59 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए शुक्राबाद चले गए। हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1963 में इस विद्यालय में आकर के शिक्षक के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हुए। 1974 तक वो यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में रहे। 1974 में उनका पदोन्नति हुई, राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बने, लेकिन उससे पहले 1967 में वो विधायक के रूप में भी चुने जा चुके थे। 1984 में तत्कालीन सरकार ने लाभ के 2 पद घोषित किए, तब उन्होंने इस विद्यालय से त्यागपत्र दिया। तब तक जब जब राजनीतिक कारणों से विद्यालय नहीं आ पाते थे तो लीव विदाउट पे पर रहा करते थे, जिसका पूरा रिकॉर्ड आज भी इस विद्यालय ने संजो करके रखा है। नेताजी की चूंकि सारी हस्तलिपि है तो उसको विरासत के रूप में हमारे पास सुरक्षित रखा गया है। और उसके बाद फिर नेताजी जब चीफ मिनिस्टर बने 89 में, एक बार तो ऐसा हुआ कि इधर मैनपुरी जनपद में ही किसी स्थान पर उनका कोई प्रोग्राम था, वहाँ आए थे। क्योंकि विद्यालय से लगाव था तो वहाँ से जब चलने को हुए तो डीएम से बोले कि मैं जैन इंटर कॉलेज करहल पहुँचा। कोई व्यवस्था नहीं, अचानक वायरलेस से संबंध किया गया होगा। करहल थाने से एक गाड़ी आकर के पुलिस की यहाँ खड़ी होती है, 7वां वादन चल रहा है। मैं उस समय यहाँ प्रवक्ता के रूप में था, तो मैं पहुँचा, मैं जाके पूछा उनके, सर आप लोग कैसे? अरे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। फटाक से उन्होंने ग्राउंड में चूना डाला और एक 5-7 मिनट में ही हेलीकॉप्टर यहाँ उतर गया। अंदर आए, थोड़ी देर बच्चों के साथ उन्होंने अपने बातचीत की। हम लोगों ने आग्रह किया कि सर एक चाय तो पी लें, कि बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी जैसे परिवार के सदस्यों के बीच में बैठ कर के चाय वगैरह पीते, वैसे ही सामान्यतः पहले पीते रहे होंगे, उसी हिसाब से हम सबके बीच में बैठ के चाय पी, बच्चों को आशीष दिया, हम सबको आशीष दिया। रक्षा मंत्री थे तब भी सेना के हेलीकॉप्टर से 2-3 बार विद्यालय आए। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में तो कई बार अचानक उनका आना हुआ। कभी हम लोगों ने निवेदन किया तो प्रोग्राम दे के आए, कभी अचानक भी आए। यहाँ से बहुत लगाव नेताजी का आज भी है। और उसी नेताजी की कर्मभूमि को जब अखिलेश जी ने अपनी कर्मभूमि बनाया है तो हमारा पूरा विद्यालय परिवार एकदम गदगद है। सब लगे हुए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लगने की, लेकिन फिर भी सब लगे हुए हैं। जीत तो सुनिश्चित है ही, लेकिन बड़े से बड़े अंतर की एक ऐसा इतिहास बन जाए ये भी कि इतने बड़े अंतर से विधानसभा में भी जीते हो सकती हैं, इसके लिए लोग सबके सब प्रयासरत हैं। पूरी विधानसभा का एक एक मतदाता एक तरफा अखिलेश जी को वोट करने के लिए तत्पर है। सब ये सोच रहे कि, और उम्मीद भी ऐसी लग रही है कि निश्चित रूप से सरकार अखिलेश जी की बनने जा रही है। अखिलेश जी की अगर सरकार बनती है, वैसे भी तो विकास से कहीं कमी बची नहीं है इस विधानसभा के लिए, लेकिन फिर भी अगर सरकार बनती है तो फिर विकास का रास्ता निश्चित रूप से इस करहल विधानसभा से ही होकर गुजरेगा। ये पूरा भरोसा है हम लोगों को, और हम सब पूरी तरीके से अखिलेश जी के साथ लगे हुए हैं। अखिलेश जी ने भी, चूंकि नेताजी इस विद्यालय में पढ़ाई, तो जिस दिन पर्चा फाइल करने गए वहाँ मैनपुरी में, आप जैसे पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को वहाँ एक लाइन कहा है
कि नेताजी जिस विद्यालय में पढ़े, जिस विद्यालय में पढ़ाए, उस विद्यालय को हम यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे। फिर एक दिन करहल में अपनी कन्वेंसिंग के लिए भी आए हुए थे, तो वहां भी उन्होंने मंच से इस बात के लिए कहा है कि जिस विद्यालय में नेताजी पढ़े हैं, जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाया है, उस विद्यालय का ऋण है, उस विद्यालय को हम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे। तो ये सब उनकी अपनापन है, स्नेह है, और सफाई हम लोगों के लिए घर है। हम सब उसी घर के एक छोटे छोटे से सदस्य हैं और सब अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। नेताजी का ओहदा बढ़ता है, लेकिन स्कूल से जो एक लगाव है वो नहीं छूटा। हाल में यहाँ एक सभागार बन रहा है, उस सभागार की क्या स्थिति है? हाल में अभी एक सभागार की शिलान्यास किया है हम लोगों ने। अभी उसकी 4 दीवारी बना ली है और बाहर बरामदा भी बनाया है, और उस हाल का नाम भी मुलायम सिंह प्रेक्षागार ही रखा है। और परिकल्पना है हम लोगों की कि बहुत जल्द उसको तैयार कराएंगे और ऐसा सभागार तैयार कराएंगे कि यहाँ 2-4 जनपदों में इतनी बड़ी क्षमता का ऐसा सभागार नहीं होगा। ऐसी हम सब की सोच है और निश्चित रूप से हम उसमें उसको साकार भी कर पाएंगे, सफल होंगे कि अच्छा सा सभागार बना के तैयार करें जो सैकड़ों वर्षों तक नेताजी की यादगार के रूप में बना रहेगा। जो कि वर्तमान में भाजपा सरकार थी, तो क्या ऐसी कोई समस्या आई, कोई दिक्कत है जो सभागार के बनने में आड़े आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा सरकार से भी हमें कोई सभागार बनाने में अड़चने नहीं आ रही हैं, क्योंकि उसमें सरकार की कहीं कोई मदद हमने ली नहीं है, इसलिए इस तरह की कोई अड़चने नहीं है। हम अपने संसाधनों से, प्रबंधाधिकरण अपने संसाधनों से बनाने के लिए लगे हुए हैं, उसमें सरकार की कहीं आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये है नेताजी का पत्रिका टीवी के लिए मैं पुष्पेंद्र पांडे करहल। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में रायबरेली की सीट पर 23 फरवरी को मतदान होगा। रायबरेली का चुनावी मिजाज इस बार जुदा है। चुनावी पिच पर नए और पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले जातीय समीकरण बदल गए हैं। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर भगवा झंडा उठाने वाली अदिति सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से राम प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने नए चेहरे को मौका दिया है। यहाँ अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सपा और कांग्रेस और भाजपा तीनों ही दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तीनों ही दल के नेताओं से पत्रिका टीवी ने बात की। क्या कुछ निकलकर सामने आया, देखिए रिपोर्ट। देखिए, मुझको बहुत कुछ नहीं बताना है। आपने देखा होगा 2014 से रायबरेली जिले में निरंतर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में 2007 की सरकार और 12 तक देखे हैं, और 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकार देखे हैं, और 17 से 22 का आपने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ के लोगों ने सरकार देखी है। और जो आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की ओर, वो ऐसे नहीं बढ़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जिले में लोगों का विकास किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी छब की कैंडिडेट दिया है। आपने जिसकी ओर बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश चेहरा है, न्यूज चेहरा है, और वो कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही थी। जो कांग्रेस की गलत नीतियां थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और पार्टी ने भी उनको सम्मान दिया है। देखिए, जो लोग यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, अभी तक लड़ते चले आए। 12 में आरपी यादव एक युवा नेता की हैसियत से, एक आम किसान, बहुत गरीब परिवार के घर से उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। इतने बड़े बाहुबली जो जिनका ये था, तूती बोलती थी कि कोई दूसरी पार्टी का उनके लिए बस्सा भी नहीं लगाता था। आप पता करें, कोई बस्सा भी नहीं लगाता था उनके डर से। वो मिथक को तोड़ा आरपी यादव ने। आरपी यादव एक जैसा नौजवान तेज तर्रार लड़का चुनाव में उतरा, और तब कोई यकीन नहीं करता था कि ऐसे माफिया के खिलाफ वो लड़ाई भी लड़ पाएगा। लेकिन आरपी यादव उस चुनाव में, 12 के चुनाव में बैलेट पेपर और सब लेके 47,000 वोट जनता और सरकारी 3,500 50,000 के ऊपर वोट पाए आरपी यादव। जनता ने देखा कि शायद अगर हम इस अफवाह में ना आते तो हम आरपी यादव जैसे नौजवान को जिता सकते थे इस बाहुबली के खिलाफ।
लेकिन इस चुनाव में जो 17 से 22 तक जनता ने जो तकलीफें उठाई हैं, किसान की आय तो दुगनी नहीं किया, बोरी से 5 किलो खाद निकाल लिया इस गवर्नमेंट ने, भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने, और खेत MSP वगैरह नहीं दिया। भाई इनके पास तो भाजपा के पास बताने के लिए नहीं है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सपा नहीं थी, लेकिन एम्स बनाने के लिए सपा ने बहुत कीमती जमीन दी, जिससे एम्स बन के तैयार हुआ। इसी तरीके से रेल कोच कारखाना, सारी गवर्नमेंट उससे पहले थी, कोई जमीन नहीं दे पाई, लेकिन रेल कोच कारखाने के लिए, रायबरेली की तरक्की के लिए अखिलेश यादव ने जो है जमीन दिलवाई। चलो, रायबरेली की ऊंचार सीट पर अभी आपके एक विधायक है, वहाँ आपने क्या उल्लेखनीय काम किए हैं? अरे लीजिए, वहाँ जो बिजली के लिए 2012 से 17 तक में नए पावर बनाने का काम किया। आप घूम के देखिए, पावर हाउस जो बने हुए हैं, उससे बिजली सुचारू रूप से हर तरफ बिजली बटी चली। जो लोड एक तरफ से पड़ता था वो खत्म कर दिया। तमाम बिजली जो नहीं दे पाती थी BSP या कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाती थी, 18 घंटे देहात में, 24 घंटे रायबरेली शहर में बिजली रहती थी। बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का अखिलेश यादव ने पूरा प्लांट लगाने की कोशिश की। इन्होंने क्या प्लांट को बंद कर दिया। खस्ता हाल 108 लगाई इन्होंने, 100 डायल चालू किया, जिससे कि कहीं भी झगड़ा हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। तमाम ऐसे काम किए। मेट्रो कौन लाया? एक इंटरनेशनल जो है स्टेडियम किसने बनवाया? हाईवे किसने बनवाया? सब अखिलेश यादव काम है, चाहे वो पूर्वांचल हाईवे हो, सब करने का काम उन्होंने किया। ये तो खाली भीतर नाम का झूठ का, इनके पास कोई काम ही नहीं नफरत फैलाने के अलावा। देखिए, लोग उनसे नाराज हुए हैं और कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि अगर कोई कांग्रेस में आना चाहे और उसके साथ जनता रही है तो उसको कांग्रेस में लिया गया है। लेकिन ये समझ के नहीं लिया गया। जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम मरेंगे भी तो तिरंगे में लिपट करके मरेंगे, लेकिन जब उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है और किसी दूसरी पार्टी में उनका स्वार्थ नजर आता है तो लोग छोड़ के इसी तरह चले जाते हैं। इसको जनता बहुत दूसरी दृष्टि से देखती है। वही हाल इनका हुआ है शहर विधायक जी का। जनता बहुत नाराज है और इस बार इनको चुनाव में परास्त करेगी। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यहाँ कांग्रेस के पिछड़ने का क्या कारण है? हमने बताया आपको, सबसे बड़ा कारण तो यही है। हम अपने नेतृत्व से भी हमेशा निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी में न लिया जाए जो आते हैं और फायदा लेकर के चले जाते हैं। ऐसे जो हमारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, भले एक बार 2 बार में तैयार हों, मौका उनको देना चाहिए, जिससे कि पार्टी मजबूत हो। और ये जो थोड़ा बहुत पार्टी में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, केवल इसलिए कि आदमी आया। अब MLA का चुनाव हो रहा है, जो MLA के हमारे MLA थे कांग्रेस के, वो छोड़ के चले गए, 2 MLA छोड़ के चले गए। रायबरेली में जो भी विकास हुआ है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और सोनिया जी ने किया है। इसके पहले इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया और सोनिया जी ने किया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर विकास का पर्यायवाची रायबरेली में कोई है तो सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी जी। और विकास के लिए अगर मैं आपको गिनाने लगूंगा, रायबरेली में कांग्रेस ने जो काम किया है, सोनिया जी ने किया, तो एक आध दिन बीत जाएगा, 24 घंटे 48 घंटे कम पड़ जाएंगे। आप जान लीजिए कि यहाँ सबसे छोटी से छोटी चीज जो भी होगी रायबरेली में, और उससे बड़ी से बड़ी चीज जो भी आपको मिलेगी, सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी और रायबरेली में कांग्रेस का दिया हुआ है। भैया, रायबरेली के विकास में बस स्टैंड एक भूमिका निभा सकता है, मानता हूँ बात को, लेकिन बस स्टैंड कहीं भी सांसद के दायरे में नहीं आता है, ना ही कहीं सेंट्रल के दायरे में आता है। पिछले तमाम वर्षों से जो यहाँ बस स्टैंड बना, अभी कांग्रेस की ही देन है। जब हमारी कांग्रेस सरकार प्रदेश में होती थी तो हमको लगता है कि यूपी के बेहतरीन बस स्टैंडों में से एक रहा होगा, लेकिन पिछले 30 सालों से यूपी में कांग्रेस सरकार नहीं है। और सोनिया जी जब तक सांसद थी, हमारे केंद्र में सरकार थी, तमाम तरह के लिए तमाम विकास कार्यों में पैसा भेजा गया, यहाँ बस स्टैंड के लिए पैसा भेजा गया। लेकिन जो प्रदेश सरकारें थी, उन सरकारों ने यहाँ से के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए तमाम सारे कामों में अड़ंगा डाला, और आज वही हो रहा है। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ से इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। अब यहाँ विधानसभा चुनाव में स्थितियां कुछ बदली हुई है। कांग्रेस के लिए एक भी सीट यहाँ प्रबल जीत की संभावनाओं में नहीं है। सभी सीटों पर भाजपा, सपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कुछ एक सीटों पर यदि हम बात करें तो वहाँ कांग्रेस कुछ अच्छी स्थिति में है। रायबरेली सदर सीट पर यहाँ की कांग्रेस से जीती हुई विधायक अदिति सिंह, जो पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गई थी, उसका भी खामियाजा कांग्रेस को यहाँ भुगतना पड़ सकता है। और संभव है कि भाजपा को पिछले सपा और कांग्रेस के गठबंधन का फायदा भाजपा को ना मिले, जो अदिति उस समय गठबंधन के समय चुनाव जीतकर विधायक चुनी गई थी। पत्रिका टीवी के लिए हेमंत जोशी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनावी दंगल के बाद अब चौथे चरण के लिए दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। अब तक के चरणों में हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा करता नजर आया। यूपी विधानसभा चुनाव में यहां की राजनीति जहां एक और राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई, वहीं दूसरी ओर माता सीता के रूप में संदर्भित सीतापुर के हाल भी बदले बदले नजर आए। देखिए रिपोर्ट। क्या है नैमिषारण्य का सियासी हाल? योगी की 100 करोड़ की घोषणा रह गई जुमला। राम मंदिर का यहां नहीं दिखा असर। लखनऊ से 89 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोमती नदी के किनारे बसे सीतापुर को भगवान राम की पत्नी सीता के रूप में संदर्भित किया गया है। सीतापुर जिले की राजनीति भी सीधे तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है, जहां हर साल फाल्गुन माह में लाखों लोग 84 कोस की परिक्रमा करने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 100 करोड़ रुपए के विकास करवाने की घोषणा की थी, जो 5 साल में पूरी नहीं हुई और अब भाजपा के लिए ये घोषणा गले की फांस बन गई है। नैमिषारण्य क्षेत्र के लोग भी खुलकर बताते हैं कि योगी को राम की जन्मस्थली अयोध्या तो याद रह गई, लेकिन उनके वनवास की नैमिषारण्य तपोस्थली याद नहीं रही। यही वजह है कि योगी ने घोषणा करने के बाद भी नैमिषारण्य जाकर सुध तक नहीं ली। हिंदुत्व को आधार मानकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा की सरकार और खुद योगी, जो गोरखपुर पीठ के महंत भी हैं, उन्हें पूरे देश की आस्था से जुड़े नैमिषारण्य तीर्थ पर की गई झूठी घोषणा इस बार महंगी पड़ती नजर आ रही है। गोमती नदी के आसपास के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले इस नैमिषारण्य परिक्रमा क्षेत्र के लोगों में झूठी घोषणा का आक्रोश तो है ही, साथ में उनका ये भी कहना है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले योगी आखिर नैमिषारण्य को क्यों भूल रहे हैं। इधर अब चुनावी माहौल में भाजपा, सपा और बसपा तीनों ही दल नैमिषारण्य के विकास की बातें कर रहे हैं। इस जिले में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। सीतापुर जिले की सभी 9 में से 7 विधानसभा सीटें, जिन पर वर्ष 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव 2022 से कुछ समय पहले ही सीतापुर से बीजेपी के विधायक राकेश राठौड़ और सिंधौली से बसपा के विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव सपा में शामिल हो गए, जिसके बाद यहां के समीकरण भी बदल गए। भाजपा ने सीतापुर सीट पर राकेश राठौड़ गुरु नाम के ही एक भाजपाई को टिकट देकर चुनाव मैदान में खड़ा किया है। यहाँ पे विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है और यहाँ पे रोडें वगैरह बनी हैं, अच्छे बन रही हैं और बनेंगी आगे तक, और कॉलोनी वगैरह भी मिली हैं बहु लोगों को। और हमारा यही समर्थन है कि मोदी और योगी दोनों की सरकार बनी रहे, इसमें गुंडा राज भी खत्म है और बढ़िया सब हंस खेल के चल रहे हैं और आगे तक बने रहे, हमारा यही समर्थन है। सीतापुर जिले के जातिगत और राजनीतिक समीकरणों की अगर बात करें तो मुस्लिम, कुर्मी, दलित और ब्राह्मण वर्ग के मतदाता ही यहाँ की राजनीति तय करते हैं। हर चुनाव में इनकी ही निर्णायक भूमिका रहती है। सीतापुर का चुनावी दंगल जीतने के लिए उतरने वाले चुनावी लड़ाकों में से किसका राज तिलक होगा, ये तो अंतिम समय में मतदाताओं के रुख से तय होगा। यहाँ का चुनाव पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर टिका हुआ है। यही वजह है कि यहाँ चुनावी चौसर में मुद्दे गौण हैं। भाजपा और सपा के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा जब सीतापुर क्षेत्र को विकसित नहीं कर पाई तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीतापुर आकर जनसभा करनी पड़ी और गुंडागर्दी भगाने के लिए भाजपा को लाने जैसे शब्द कहने पड़े। सच्चाई तो ये भी है कि यहाँ के किसान भी भाजपा के सरकार से तंग और परेशान हैं। किसानों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हमें छुट्टे जानवरों से नुकसान हो रहा है, हमारी फसलें जानवर तबाह कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ सीटों पर भाजपा अच्छी स्थिति में बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर
नैमिषारण्य ने पहुंचे थे तो उन्होंने नैमिष धाम की 84 कोसीय परिक्रमा के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सरकार ने प्रस्ताव भी बनाकर तैयार करवाए, लेकिन 5 साल में यहाँ पर विकास का कोई काम नहीं हुआ। विकास नहीं होने से नैमिष धाम के लोगों में सरकार को लेकर कुछ आक्रोश नजर आ रहा है, जिसका अब मतदान पर भी फर्क पड़ सकता है। पत्रिका टीवी के लिए हेमंत जोशी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के दंगल में इन दिनों लाल मोरंग यानी बजरी की राजनीति गरमाई हुई है। यहाँ की राजनीति सीधे तौर पर नदी से जुड़े मोरंग से जुड़ी हुई है। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट क्षेत्र में हजारों लोगों का परिवार इसी मोरंग यानी बजरी के अवैध कारोबार से चल रहा है। बॉर्डर के जिले में इन दिनों इसी मोरंग का खेल चल रहा है। मोरंग का खनन यहाँ के नेताओं की हार जीत तय करता है। नेता भी सीधे तौर पर इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। सत्ता की चाबी भी यहाँ के लोग अपने हाथ में रखना चाहते हैं। पत्रिका ने यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से बातचीत की और जाना कैसे मोरंग हार जीत तय करता है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बढ़िया राह है लोगों की, क्योंकि सरकार ने अच्छे काम किए हैं और दिख भी रहे हैं। शासन प्रशासन सारी चीजें बहुत व्यवस्थित चल रही है इस समय, तो सारा माहौल सारा पक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस समय जनपद की 4 सीटें भाजपा जीत रही है। ऐसा क्या काम भाजपा ने करवाया है कि जनपद की 4 सीटें भाजपा जीत रही है? भाजपा ने ये काम कराया है कि पहला तो एक प्रशासन जो हमारे यहाँ शासन चल रहा है बहुत ही क्लियर, गुंडागर्दी से लेके जो चलता था ये सारी चीजों पे बहुत कंट्रोल है इस समय। प्लस विकास के बहुत सारे एक हमारे बांधे देख लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चल रहा है, केन लिंक बेतवा परियोजना चल रही है, तो ऐसे काम कर रहे हैं। प्लस ये बुंदेलखंड कॉरिडोर जो बन रहा है इसमें औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है। इस तरह से हमारे यहाँ की बहुत सारी समस्या जो पलायन वगैरह की होती थी वो काफी हद तक दूर हो रही है। हमारी स्थिति हमसे ही लड़ाई है सबकी, हम नंबर 1 पर हैं और हमसे ही लोग लड़ रहे हैं। नहीं, हमारा सबसे पहला तो डेवलपमेंट है, रोजगार बेरोजगारी जो है उसके लिए है। इसके बाद इस सारी चीज़ों में हम लोगों का यही विकास का सबसे अहम मुद्दा है। भाजपा के लिए विशेष मुद्दा ये है कि महंगाई की वजह से इनको मात खानी पड़ रही है। पिछली बार से इनकी सीटें कम आएंगी, हालांकि सरकार बनाने में सफल होगी। पिछली बार से सीटें कम क्यों आएगी, क्या लग रहा है आपको, क्या कारण रहे भाजपा के? कुछ लोगों की नाराजगी है। कोरोना समय में कुछ अव्यवस्थाएं हुई, महंगाई है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कुछ जातिवाद भी हावी होता है। ये सारी वजहों से है। कुछ सीटें कम होंगी लेकिन फिर भी सरकार बनने की उम्मीद है। देखिए, चूंकि माननीय कुमार विवेक सिंह जी 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री रहे। इन 15 सालों में अगर आप यहाँ की आम जनता से पूछेंगे तो 1996 के पहले का बांदा और 1996 के बाद के बांदा में बहुत डिफरेंस आया। यहाँ पहले लाइट नहीं आती थी, 4 घंटे 6 घंटे लाइट मिलती थी, लेकिन चाचा के कार्यकाल में यहाँ 24-24 घंटे लाइट रही। पानी की समस्याएं थी, करीब पूरे शहर में 68 से 69 कुओं में मोटर रखाकर पानी की व्यवस्था कराई गई ताकि जनता को पानी मिल सके। सीसी रोडों का जाल बिछाया गया, नालियों का निर्माण कराया गया, पतली से पतली कुलिया जहां पर आवागमन के कोई साधन नहीं थे वहां तक रोड बनाने का काम किया गया है। यानी 15 सालों में विवेक सिंह जी द्वारा ऐसा कोई भी क्षेत्र या इस विधानसभा का ऐसा कोई भी कोना नहीं रहा जहां पर उन्होंने विकास के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। बांदा जिला मुख्यालय है जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन चारों विधानसभा क्षेत्रों पर 23 फरवरी को मतदान होगा। यहाँ के वोटर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो आवारा पशुओं के साथ साथ व्यापार और रोजगार की है। बांदा की राजनीति तय करता है यहाँ का लाल सोना। लाल सोना जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में बजरी, मुर्रम, बजरा कहा जाता है। इसका यहाँ पर बड़ा सिंडिकेट और बड़ा कारोबार होता है। आम जनता भी इस कारोबार से अवैध और वैध दोनों तरीकों से जुड़ी हुई है। वैध तरीके से कम और अवैध तरीकों से यह कारोबार बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जिसमें ग्रामीण परिवेश के लोग भी नदी किनारे से बजरी का अवैध खनन कर और बाजारों में बेचते हैं। बांदा से हेमंत जोशी की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब पूरी ताकत चौथे चरण के लिए लगा रखी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा, चुनाव हार रहे घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे और ये लोग कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी लड़ जाते हैं। कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं। इसलिए ये घोर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। इधर अखिलेश यादव ने अयोध्या में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि यूपी का विकास भाजपा ने रोक रखा है, इसका हर वादा जुमला निकला है। अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो पेट्रोल 200 के पार पहुंच जाएगा। कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। और काका मैं कहता हूं, काले कानून, अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, सोचो। इनसे अच्छा, इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। अगर इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और इनके बड़े नेताओं के भाषण सुनोगे तो बड़े झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। न खाद दे पाए, न डीएपी दे पाए, और इन्होंने याद कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। जो हवाई चप्पल पहनने वाले वो हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन 5 साल में डीजल पेट्रोल इतना महंगा किया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया। इनकी सरकार आ गई तो याद रखना, पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए। तो चुनावी दंगल में आपने देखा किस तरह से पंजाब का सियासी मिजाज रहा, किस तरह से वहां मतदान हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ईवीएम में अब नेताओं की किस्मत कैद हो गई है। चौथे चरण में क्या कुछ रहेगा चुनावी दंगल में, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।